तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी क्लासेस की। जो 12th क्लास बायोलॉजी है उसके सिलेबस एनालिसिस की 26-27 की। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो न्यू सेशन जो है 1 अप्रैल 2026 से स्टार्ट हो चुका है, और जो 11th पास आउट बच्चे थे वो क्लास 12th में जा चुके। एक महीना आपने जो है क्लासेस अपने स्कूल में ली होगी। लेकिन सबसे पहले हम लोगों को सिलेबस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना सिलेबस को समझे जो है हम डायरेक्टली क्या करते हैं कि जून से या जुलाई से जब भी स्कूल स्टार्ट होता है तो हम लोग जो है डायरेक्टली सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले जो है सिलेबस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो आज हम जो है सिलेबस को समझने की कोशिश करेंगे। तो क्लास 12 का जो सिलेबस है, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि क्लास 12th में टोटल 5 यूनिट दी हुई है। नंबर एक यूनिट जो है जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। ठीक है। अब यूनिट और चैप्टर क्या होते हैं? यूनिट ऐसा नहीं है कि उसमें केवल एक चैप्टर होगा। यूनिट का मतलब होता है जिसमें एक से ज़्यादा चैप्टर जो है इंक्लूड हो। जैसे पहली यूनिट है जिसका वेटेज लगभग 14 अंक होता है क्लास 12th में। इसमें चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 जो है इसके अंदर इंक्लूड है। फिर इसके बाद बात होती है जो अनुवांशिकी और विकास होता है, तो इसमें चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6 इसमें इंक्लूड होते हैं। यानी कि हम लोग अगर कहें कि जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 में अगर 14 अंक का जो है क्वेश्चन पेपर में अगर मान लो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो ये समझिएगा कि आपको टोटल 3 चैप्टर पढ़ना है, तब जाकर के आपकी एक यूनिट कंप्लीट होती है। सेकंड, अनुवांशिकी एवं विकास, इसमें टोटल चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 4 ये सारे इंक्लूड है। यहाँ से 18 नंबर के जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें आपको वन वर्ड्स में आंसर भी होगा, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होगा, फिल इन द ब्लैंक्स भी होगा, एवरीथिंग जैसा भी एग्जामिनर पूछना चाहे या जो ब्लूप्रिंट एमपी बोर्ड या अदर बोर्ड इंट्रोड्यूस करता है उसके अकॉर्डिंग। अब बात होती है हमारे सबसे आसान और सबसे सिंपल चैप्टर की, जो कि नॉर्मली आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, जिसमें कि हम लोग बात करते हैं जो मानव स्वास्थ्य की। किसकी? मानव स्वास्थ्य की। चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 जिसमें मानव कल्याण। ठीक है। ये केवल मैं एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि कौन कौन से चैप्टर हमारे पास में यहाँ पर दिए हुए। तो जो चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 है, इनकी यूनिट नंबर क्या है? 3। यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में जो सूक्ष्म जो जीवाणु होते हैं, वायरसेस होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, उनका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और मानव जीवन पर ये कैसे विपरीत प्रभाव डालते हैं, तो चैप्टर नंबर 7 में हम जो है चाहे जीवाणु हो, चाहे वायरसेस हो, इसके अलावा फंगस हो, या फिर जो कहना चाहिए कि जो कृमि होते हैं या जो परजीवी होते हैं जो हमारे बॉडी पर रह करके जो है उनके लाइफ सर्वाइव करते हैं, उनसे रिलेटेड जो भी डिजीज ह्यूमन में होती है और मानव पर उसका जो प्रभाव पड़ता है उसके बारे में हमको पढ़ना है। इसके साथ में आप देखेंगे कि कुछ औषधियाँ होती है जिनका भी मानव जीवन पर जो है विपरीत प्रभाव पड़ता है, चाहे वो ड्रग्स हो, फिर गांजा हो, भांग हो, इनका भी मानव स्वास्थ्य पर जो है हम विपरीत प्रभाव पड़ते हैं। और इसके बाद में हमने जैसे चैप्टर नंबर 7 में हमने पढ़ा कि जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं वो मानव शरीर पर कैसा विपरीत प्रभाव डालते हैं। लेकिन सारे सूक्ष्म जीवाणु जो है वो विपरीत प्रभाव डालने वाले नहीं होते हैं, बल्कि कुछ जो जीवाणु होते हैं या कुछ जो सूक्ष्म जीवाणु हैं वो मानव के कल्याण के लिए भी सहायता करते हैं, मानव के वेलफेयर में भी वर्क करते हैं। तो चैप्टर नंबर 8 में हम जो है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवाणुओं की भूमिका को हम पढ़ते हैं। इसके बाद आती है यूनिट नंबर 4, सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट है। और ये यूनिट जो है
काफ़ी अच्छी यूनिट मानी जाती है, जिसमें कि हम पूरा बायोटेक्नोलॉजी को पढ़ते हैं। किसको? बायोटेक्नोलॉजी को। अब बायोटेक जो पढ़ते हैं, बायोटेक के अंदर हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो चैप्टर दिया है बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल्स। तो बायोटेक में कैसे हम जीवाणुओं को और टेक्नोलॉजी को मिला करके अलग अलग टेक्नोलॉजी होती है उनके बारे में हम जो है प्रिंसिपल पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम पीसीआर पढ़ लेंगे कि भाई पीसीआर क्या होता है, कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है, इसको कैसे लैब में परफॉर्म करते हैं, इसका लाइफ में क्या यूजेस है। इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि कैसे हम जेनेटिक फसलें बनाते हैं, कैसे हम जेनेटिकली मॉडिफाई फसल बनाते हैं, जीवाणु बनाते हैं, एनिमल्स बनाते हैं ना। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। कैसे हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो है ह्यूमन वेलफेयर में काम कर सकते हैं, फिर चिकित्सा के अंदर बायोटेक्नोलॉजी का क्या उपयोग है, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में क्या है ना। इस तरीके से जो है हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल पढ़ते हैं और अगले चैप्टर में हम बायोटेक्नोलॉजी के उपयोग को पढ़ते हैं। इसके बाद आती है यूनिट नंबर 5, जिसमें कि चैप्टर नंबर जो है वो होता है 11, 12 एंड 13। तो इसमें हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र की बात करते हैं और हमारे सामान्य से पर्यावरण की बात करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? तो जो हमारे आसपास जितना भी जो पर्यावरण होता है, तो उस पर्यावरण के अंदर जीवित चीजें भी पाई जाती है और जो अजीवित चीजें भी पाई जाती है, जिनको हम सामान्य भाषा में जो है सजीव और निर्जीव कहते हैं, है ना। लेकिन पारिस्थितिकी भाषा में हम उसको जैविक घटक और अजैविक घटक कहते हैं। तो जैविक घटक और अजैविक घटक के बीच में जो संबंध होते हैं उनका हमको यहाँ पर अध्ययन करना होता है, यही हमारा पारिस्थितिकी कहलाता है ना। तो इस तरीके से जो है हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो टोटल 70 नंबर के आते हैं। 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। टोटल हमारे पास में 5 यूनिट होती है और 5 यूनिट में चैप्टर्स बटे होते हैं। जैसे चैप्टर नंबर 1 है रिप्रोडक्शन की यूनिट, उसमें चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 यहाँ पर इंक्लूड हो गए। इकाई नंबर 2 है जिसमें चैप्टर नंबर 5, 6 और 4 है। इसके बाद में यूनिट नंबर 3 के अंदर अध्याय नंबर 7 और 8 है। और इकाई 4 के अंदर जो है चैप्टर नंबर 9 और 10 है। और सबसे लास्ट यूनिट जो पारिस्थितिकी है और पर्यावरण है उसमें अध्याय नंबर 11, 12 और 13 शामिल है। इस तरीके से जो है हमारे पास में जो एक पाठ्यक्रम होना चाहिए, पाठ्यक्रम हमारे पास में होता है। अब हम अगर बात करें कि सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि इकाई की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमने ली है यूनिट फर्स्ट, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं हम लोग? रिप्रोडक्शन। ये हमने ले लिया इसको रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन में सबसे जो पहला अध्याय है, जो सबसे पहला अध्याय है, इसमें हमको जनन तो पढ़ना ही है, लेकिन ये जो जनन है किसमें पढ़ेंगे हम लोग? पुष्पों में। तो सबसे पहले बात ये आती है कि जनन का मतलब क्या होता है, हमको पता होना चाहिए। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो जनन होता है वो जीवित में ही होता है। जो भी जीवित होता है उनमें जनन का गुण पाया जाता है और जो जीवित नहीं होते हैं, जो निर्जीव होते हैं, उनमें जो है जनन का गुण नहीं पाया जाता है। तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो पादप होते हैं वो सजीव होते हैं और स्वाभाविक सी बात है कि कोई जो पुष्प होता है तो अपने समान जो है एक संरचना बनाता है, यानी कि अपने समान एक संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो पादप होते हैं वो सजीव होते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि उनमें भी जनन होगा। तो जनन कहाँ होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि जनन जो है, जो ना जड़ में होता है, ना तने में होता है, ना पत्ती में होता है, वो होता है पुष्प के द्वारा, फूल के द्वारा। तो इसीलिए इसमें सबसे पहले हमको पादपों के पुष्प के बारे में के अंदर संरचना पढ़ना है। अब जब हम लोगों ने 10th में पढ़ा होगा कि हम गुड़हल का फूल जो होता है चाइना रोज, उसको जब लेते हैं तो उसमें हम लोग अलग अलग सारे भाग हम करते हैं पादप के। तो हम उसके अंदर जो है मेल पार्ट भी देखते हैं, फीमेल पार्ट भी देखते हैं, यानी कि जिसको हम जायांग बोल सकते हैं और पुमंग बोलते हैं, है ना। तो अलग अलग हम पार्ट्स अलग करते हैं, उसको देखते हैं। तो अलग अलग जो भाग होते हैं वहीं पर जो नर भाग होता है, नर भाग में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो होते हैं पुंकेसर उपस्थित होते हैं, पुंकेसर बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, है ना। मादा भाग जो होता है वहां पर आपको
जो है जायांग मिलता है, अंडाशय मिलता है, अंडाशय के अंदर जो है आपको ओव्यूल मिलता है, बीजांड मिलता है। इनका विकास कैसे होता है हमको ये पढ़ना होता है। अब जो नर भाग होता है, नर भाग में, नर भाग 10वीं में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो पुष्प का जो नर भाग होता है उसमें जो युग्मक होता है या जो गैमीट्स होता है उसका नाम होता है, क्या होता है, उसका नाम होता है परागकण। क्या होता है? परागकण। और यही परागकण जो होते हैं वो उसी पुष्प पर, मतलब उसी पादप के पुष्प पर या उसी प्लांट्स के किसी अदर पुष्प पर या किसी अदर प्लांट के अदर पुष्प पर जब ये जाते हैं तो इस जो घटना होती है उसको हम क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसे? परागण, यानी कि जो पॉलिनेशन होता है वो कहते हैं। अब जो परागण होता है वो, उसके हमको प्रकार पढ़ना है। परागण किसी एक प्रकार का तो नहीं होता है, परागण स्वयं भी होता है, क्रॉस भी होता है, यानी कि स्वपरागण भी होता है, परपरागण भी होता है। कभी कभी परागण हवा के द्वारा होता है तो कभी कभी कीटों के द्वारा होता है, कभी कभी पानी के द्वारा भी होता है। हमको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर हमको बाह्य प्रजनन विधियां भी पढ़ना होती है। बाह्य प्रजनन विधियां का मतलब होता है कि जिसमें हम लोग बैगिंग वगैरह करते हैं, है ना, इनको थैलाकरण बोलते हैं जिसको, हमको वो विभिन्न प्रकार की जो है कुछ घटनाएं पढ़ना है जिनसे संबंधित कुछ चीजें हैं, उनको ही पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना। निषेचन जब होता है, ठीक है, जब एक पादप में परागण की क्रिया होती है जिसमें नर भाग जो है मादा भाग पर पहुंचता है, स्टिग्मा पर पहुंचता है ना, जिसको हम वर्तिकाग्र कहते हैं, वहां पर जब पहुंचता है तो उसमें परागण की क्रिया होती है और जो परागकण होता है वो पादप के अंडाशय वाले भाग में जाता है और वहीं पर जो है एक भ्रूण का निर्माण करता है, भ्रूण कोश का निर्माण होता है, फिर बीज का निर्माण होता है ना, बीज जो होता है, और वहीं पर जो है फलों का निर्माण को भी हमको पढ़ना है। और कुछ विभिन्न प्रकार की जो है घटनाएं होती है जैसे कि एपोमिक्सिस है, असंगजनता और अनिषेक फलन। कभी कभी क्या होता है बिना निषेचन के कोई फल बन जाता है ना। तो और कभी कभी क्या होता है कि बिना निषेचन के फल बनता है लेकिन उसमें बीज नहीं होता है, और किसी में बीज होते हैं, है ना। बहुभ्रूणता, है ना, कभी कभी एक से अधिक भ्रूण बन जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमको जो है पहले चैप्टर के अंदर इतनी बातों को पढ़ना होता है। सिलेबस में लिखी जितनी बातें होती है अगर किसी एक विद्यार्थी को पता होता है तो माना जा सकता है कि उसको उस चैप्टर के बारे में ऑलमोस्ट सारी जानकारी है। जो दूसरा सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है जिसको हम बोलते हैं जनन, लेकिन किसमें वो होता है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। किसमें होता है? मानव में जनन। अब मानव में जो जनन होता है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारे शरीर से संबंधित है। इससे केवल आपको ना केवल क्लास में या आपका 12th का सिलेबस कंप्लीट होगा, बल्कि इससे रिलेटेड आपको जो है कई सारी चीजें जो हमारे भीतर जो मिथ के रूप में जुड़ा होता है या जो हमारे पास जो गलत जानकारी होती है वो भी इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जो है यहाँ से आपकी कई सारी जो गलत जानकारी होती है वो दूर हो जाती है, कि हमें पता होता है कि इस कुछ जानकारी जो है हमारे पास गलत होती है। तो यहाँ से ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी। अब इसमें हमको देखना है कि आप सभी को पता है कि मानव में भी दो तरीके के मानव होते हैं, एक तो मेल होता है नर और एक मादा होती है। और अलग अलग जो नर होते हैं और जो मादा होते हैं उनके पास अपना अपना एक जनन तंत्र होता है। तंत्र का मतलब होता है एक से अधिक। अगर हम यहाँ पर बात करें, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। यहाँ पर मैं हिंदी में लिख देता हूँ मानव में जनन, मानव में जनन। अब मानव में जो जनन होगा तो मानव कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है नर और एक होती है मादा, ठीक है। अब इनके पास में एक अपना क्या होता है? एक तंत्र होता है, ठीक है। दोनों के पास अपना एक तंत्र होता है, इसलिए जो है हम जब भी कोई शब्द बोलते हैं तो हम इसको कलेक्टिवली बोलते हैं मादा जनन तंत्र। क्या कहते हैं? मादा जनन तंत्र। और इसे जो है हम कहते हैं नर जनन तंत्र।
अब क्या होता है मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र, हम लोग सामान्यतः ये समझते हैं कि जो नर होते हैं, जो बाहरी अंग होता है, वो हम उसे जनन तंत्र का हिस्सा समझते हैं, बल्कि ऐसा नहीं होता है। ठीक है। और मादा में भी हम लोग जो है योनि या वेजाइना को समझते हैं कि मादा जनन तंत्र का जो है ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट भाग होता है। नहीं, ये सारी चीजें गलत होती। असल में हम इसमें देखेंगे कि यहाँ पर तंत्र कहने का मतलब यही है कि इसमें केवल किसी एक प्रकार का अंग नहीं है, बल्कि इसमें एक से अधिक अंग जो होते हैं वो अपनी भूमिका निभाते हैं, तब जाकर के ये एक जनन तंत्र बनता है। तो नर जनन तंत्र में अगर हम देखेंगे तो आप देखोगे कि जो नर होता है उसमें एक जोड़ी जो होते हैं वो वृषण पाए जाते हैं, जो कि बाहर की तरफ होते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक शिश्न होता है। ठीक है, जिसको हम एक्सटर्नल जेनेटिलिया बोल सकते हैं, या जो बाहरी बाह्य जननेंद्री बोल सकते हैं। इसके अलावा हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की क्या होती है, ग्रंथियां होती है। अब कौन कौन सी ग्रंथियां होती है, जब आप डायग्राम देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें शुक्राशय होता है। ठीक है, शुक्राशय के बाद में प्रोस्टेट होती है। प्रोस्टेट के बाद में काउपर्स होती है। अब ये कहाँ होती है, इसकी लोकेशन सारी जब हम पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा। इसके बाद में कुछ नलिकाएं भी होती है। ठीक है, नलिकाएं मतलब ट्यूब्स होती है। अब इन ट्यूब में कौन कौन सी होती है, तो जैसे हमको पता है कि शुक्र जनन नलिका होगी। शुक्र जनन नलिका कहाँ हो गई, तो जब हम वृषण की संरचना पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी जितनी भी जो यहाँ पर डिटेल दी है वो सारी डायग्राम में आपको पता चलेगा कि कहाँ पर शुक्र जनन नलिका है, कहाँ पर अधिवृषण है ना, कहाँ पर शुक्र वाहिका और कहाँ पर शुक्र वाहिनी है ना। ये सारी चीजें जो है इनको हमको पढ़ना होता है। तो देखिए आप, अभी हमने कहा था कि जैसे सामान्यतः व्यक्ति समझते हैं कि जो शिश्न होते हैं वही नर जनन तंत्र का भाग होता है, लेकिन नहीं। सामान्यतः कोई भी विद्यार्थी होता है जो कि 9-10 क्लास का होगा वो यही समझेगा, लेकिन जब व्यक्ति 12th में आता है तो उसको समझ आता है कि ये तो केवल सेकेंडरी होते हैं, प्राइमरी हमारे पास में ये होते हैं। तो आप यहाँ पर जब नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र पढ़ेंगे ठीक इसी तरीके से, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि कुछ अंग ऐसे होते हैं जो कि हमारे लिए प्राइमरी होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो सेकेंडरी होते हैं, वो द्वितीय होते हैं। तो हम यहाँ पर जब नर जनन तंत्र पढ़ेंगे तो इनको भी कितने भागों में पढ़ेंगे, दो भागों में। एक तो प्राथमिक जननांग, और दूसरा जो होगा वो उसे हम कहेंगे द्वितीयक जनन अंग। ठीक है, प्राथमिक जननांग और द्वितीयक जननांग। अब प्राथमिक में हम किसे रखेंगे, द्वितीयक में हम किसे रखेंगे, जब हम नर जनन तंत्र पढ़ेंगे तब समझेंगे। इसी तरीके से फिर हमने बात करी मादा जनन तंत्र की। तो मादा जनन तंत्र में भी हम सबसे पहले तो प्राथमिक जनन अंग पढ़ेंगे। प्राथमिक जनन अंग के बाद में जो है हम पढ़ेंगे द्वितीयक जनन अंग। प्राथमिक जनन अंग में जो है हम यहाँ पर अंडाशय पढ़ेंगे। अब ये अंडाशय कहाँ होते हैं, सामान्यतः जो होते हैं उनको लगता है कि अंडाशय कहाँ होते हैं। बेटा, जैसे हमारे शरीर में किडनीज होती है वैसे ही हमारे लेफ्ट और राइट साइड में दो संख्या बोल सकते हैं हम लोग, या एक जोड़ी, एक जोड़ी क्या होते हैं, अंडाशय होते हैं। अंडाशय यानी कि जो ओवरीज होती है वो होती है। अब ये ओवरी का क्या काम है, प्राथमिक जनन अंग पढ़ेंगे तब समझ आए। इसके अलावा हमारे पास में सेकेंडरी अंग जो होते हैं वो हो सकती है कुछ ट्यूब्स होती है, यानी कि नलिकाएं होती है। मादा जनन तंत्र का जब आप डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि फेलोपियन नलिका होती है। अब ये फेलोपियन नलिका अगर आपके पास में बुक्स होगी तो आप देख सकते हो कि यहीं पर जो है एक निषेचन की क्रिया होती है, यानी कि निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पर ग्रीवा होती है ना, जिसको हम लोग सर्विक्स बोल सकते हैं, सर्विक्स। ठीक है।
ये इसके अलावा जो है यहाँ पर योनि होती है ना, इसके अलावा जो है और क्या बोल सकते हैं, स्तन होते हैं जिसको हम ब्रेस्ट बोलते हैं, ठीक है, स्तन होते हैं। तो ये सारे के सारे जो अंग होते हैं वो कैसे होते हैं, सेकेंडरी होते हैं। यानी कि केवल एक अंग केवल जनन में भाग नहीं लेता है, बल्कि एक से अधिक अंग भाग लेते हैं इसके अंदर। जैसे यहाँ पर हम लोग अगर बात करें कि गर्भाशय भी होता है, गर्भाशय में पूरे 9 महीने जो बच्चा होता है वो अपना विकास करता है। विकास करने के बाद में जो है वो योनि मार्ग से बर्थ होता है उसका, है ना, है ना, बर्थ होता है उसका, है ना। अब बर्थ होगा तो उसके बाद में जब उसको दूध पीना होगा या पोषण की आवश्यकता होगी तो वो ब्रेस्ट फीडिंग करता है जहाँ से उसको मिल्क मिलता है। अब मिल्क जो होता है वो भी जब स्तनों से बाहर आता है, यहाँ पर जब कोई हार्मोन्स वर्क करता है, यानी कि मादा जनन तंत्र में केवल कोई एक अंग नहीं है बल्कि एक से अधिक अंग होते हैं। इसलिए जो है हम मादा जनन तंत्र को इस तरीके से पढ़ेंगे, ठीक। अब हमने तो ये देख लिया कि नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र कैसे पढ़े। अब नर जनन तंत्र में हमने बताया था कि प्राथमिक अंग वृषण होता है और मादा जनन तंत्र में अंडाशय होता है। तो अंडाशय के बारे में और वृषण के बारे में सामान्य जानकारी, जब नर जनन तंत्र पढ़ेंगे तो उसमें वृषण ऑटोमेटिक आ जाएगा। वृषण क्या होता है, क्या संरचना होती है, बाहरी संरचना, उसकी आंतरिक संरचना, यहाँ तक कि हम उसकी जो है टीएस भी काटेंगे, उसका ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे, उसका एलएस काटेंगे, है ना। उसके अंदर कौन कौन सी संरचनाएं होती है उसके बारे में देखेंगे। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, जब मादा जनन तंत्र पढ़ेंगे तो उसमें अंडाशय की काट देखेंगे, यानी कि अंडाशय की जो टीएस होती है जिसको हम ट्रांसफर सेक्शन कहते हैं, बीच में से काट करके, तो अंडाशय कैसा दिखता है, उसमें कौन कौन सी संरचनाएं होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये तो बात हो गई प्राथमिक जनन अंगों की। अब युग्मक जनन जो घटना होती है, अब जो प्राथमिक जनन अंग, यहाँ पर मैंने वृषण बताया और अंडाशय बताया, तो इनका काम क्या है, इनका काम क्या है, शरीर में ऐसे तो नहीं है कि चलो ठीक है उनका मन है कि नहीं शरीर में रहना चाहिए, नहीं है। हमारे शरीर में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो वेस्टिजन है, मतलब जिनका कोई हमारे शरीर में काम नहीं है फिर भी हमारे शरीर में, जैसे अपेंडिक्स है जिनको हम अवशेषी अंग बोलते हैं, मतलब शरीर में हमारे उपस्थित तो है लेकिन उनका कोई काम नहीं होता है। लेकिन हमारे शरीर में अगर वृषण है या अंडाशय है तो इनका कोई ना कोई काम होगा। अब क्या काम होगा, तो आप देखते हो कि अगर हम इसको, अगर हम इसको देखें, चलिए जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे थे, एक तरफ हम लिख देते हैं नर और एक तरफ अगर हम लिख दें मादा, ठीक है। अब नर का जो हमने अंग बताया था वो क्या बताया था, वृषण बताया था, ठीक है, वृषण बताया था। और यहाँ पर हमने बताया था अंडाशय, बताया था अंडाशय। हम वृषण की बात कर लेंगे, अंडाशय की बात कर लेंगे, दोनों को जब हम समझेंगे तो ये वृषण और अंडाशय क्या काम होता है। तो जब हम वृषण की बात करेंगे तो वृषण के अंदर विभिन्न प्रकार की, जब हम इसकी जो एलएस देखेंगे, लॉन्गिट्यूडनल जो सेक्शन इसका कट करेंगे हम, तो इसमें हमको विभिन्न प्रकार की क्या दिखेंगी, संरचनाएं दिखेंगी। क्या दिखेंगी, संरचनाएं। तो इसमें हमको बहुत सारी कोशिकाएं भी दिखेगी, ठीक है, बहुत सारी हमको इसमें क्या है, ट्यूब्स भी दिखाई देगी, है ना, ट्यूब दिखाई देगी, नलिकाएं दिखाई देगी। और इसी में एक जो नलिका होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं शुक्र जनन नलिका। क्या कहते हैं हम लोग इसे, शुक्र जनन नलिका। अब इस शुक्र जनन नलिका होती है, इसमें किसका निर्माण होता है, तो इसमें निर्माण होता है शुक्राणुओं का। किसका, शुक्राणुओं का, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पर्म,
क्या कहते हैं, स्पर्म्स कहते हैं। ठीक है, स्पर्म्स का निर्माण होता है। इसी तरीके से जो अंडाशय होता है उसमें एग का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एग का निर्माण होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो किसी भी प्राथमिक जनन अंग में जब युग्मकों का निर्माण होता है, जैसे जो शुक्राणु होते हैं इसे हम लोग बोलते हैं नर युग्मक। क्या कहते हैं, नर युग्मक, यानी कि मेल गैमिट्स। और यहाँ पर जो एग का निर्माण होता है या जो अंडे का निर्माण होता है उसे हम लोग कहते हैं फीमेल गैमेट्स, है ना। तो किसी भी नर युग्मक का या मादा युग्मक का निर्माण होना ही प्रक्रिया क्या कहलाती है, युग्मक जनन। क्या कहलाती है, युग्मक जनन। अब ये देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हमको बताया है कि युग्मक जनन बताना है। युग्मक जनन क्या होता है, तो जब भी मानव के वृषण में शुक्राणु का निर्माण होगा तो उसे हम लोग शुक्र जनन कहते हैं, और जब अंडाणु का निर्माण होगा तो उसे हम अंडे जनन कहते हैं। ठीक है, निषेचन पढ़ेंगे हम लोग। शुक्राणु और अंडाणु जो है, जब मादा जनन तंत्र हम पढ़ेंगे तो उसमें जब हम मादा जनन तंत्र का चित्र देखेंगे तो उसके अंदर आप एक ट्यूब देखेंगे, एक नली का संरचना देखेंगे जिसे हम फेलोपियन ट्यूब कहते हैं या अंडवाहिनी कहते हैं। वहां पर जो होते हैं, अंडाशय से निकलकर अंडाणु आते हैं, और जो शुक्राणु होते हैं वो इंटरकोर्स की क्रिया के दौरान, ठीक है, वो योनि मार्ग से अंदर प्रवेश करते हैं और फेलोपियन नलिका में आपस में दोनों फ्यूज हो जाते हैं, संलयित हो जाते हैं। तो ये जो घटना होती है इसे निषेचन कहते हैं। निषेचन के बाद में जो होते हैं भाई, जो कोशिका होती है, शुक्राणु में 23 गुणसूत्र होते हैं, अंडाणु में 23 गुणसूत्र होते हैं, दोनों आपस में मिलते तो एक कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, अब वो कोशिका जो होती है उसमें टोटल गुणसूत्र होते हैं कितने, 46 गुणसूत्र हो जाते हैं। अब वो अपना क्या करती है, परिवर्धन करती है, विदलन करती है, क्लीवेज करती है। तो वो एक कोशिका से 2 में बंटती है, 2 से 4 में बंटती है, फिर 8 में बंटती है। इस तरीके से वो अपनी क्या करती है, लगातार विभाजन करते जाती है। और जो ये कोशिका विभाजन होती है तो उसमें विभिन्न प्रकार की क्या होती है, स्टेजेज आती है। ठीक है, चरण आते हैं, जैसे जो मोरुला होता है, प्लास्टुला होता है, गैस्ट्रुला होता है। इस तरीके से होने के बाद में किसका निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है, भ्रूण का निर्माण हो गया। अब ये जो भ्रूण होता है ये गर्भाशय में 9 माह तक, ठीक है, 9 माह तक अपना क्या करता है, परिवर्धन करता है, अपना विकास करता है। अपना क्या करता है, विकास करता है। और जो ये जो भ्रूण है, भ्रूण बनने के पहले जो सारी घटनाएं होती है उसको हम लोग पढ़ते हैं, यानी कि निषेचन। निषेचन पश्चात कौन कौन सी घटनाएं होती है, तो जैसे ही शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं तो निषेचन के बाद में हम देखेंगे कि ये दोनों मिलते हैं। ठीक है, दोनों आपस में संलयित होते हैं, कोशिकाओं में लगातार विभाजन होते जाता है। विभाजन होने के बाद में ये गर्भाशय की जो दीवार होती है जिसे हम एंडोमेट्रियम वाल कहते हैं उससे चिपकता है। फिर भ्रूण का निर्माण होता है, 9 माह तक जो होता है ये अपना विकास करता है। और विकास हो जाने के बाद में 9 माह के बाद में, ठीक है, ये क्या होता है, प्रसव क्रिया। प्रसव क्रिया जिसे हम पार्चुरेशन कहते हैं, ये सामान्य भाषा में डिलीवरी भी कहते हैं। उसके बाद में जो शिशु होता है वो शरीर से बाहर निकलता है योनि मार्ग के द्वारा। हम सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, डिलीवरी कहते हैं। अब ये 9 माह तक जो शिशु है वो गर्भाशय के अंदर था। अब गर्भाशय के अंदर तो किसी ना किसी सहारे से जो है वो गर्भाशय में उपस्थित था। तो यहीं पर क्या होता है, प्लेसेंटा का निर्माण होता है। अब 9 माह तक जो है ये गर्भाशय के अंदर बंद था। ठीक है, शिशु जो, मतलब शिशु तो नहीं कहेंगे, उसे भ्रूण कहेंगे, क्योंकि शिशु तो हम तब कहेंगे जब उसका डिलीवरी हो जाएगी, जब प्रसव हो जाएगा। जब तक प्रसव नहीं होता तब तक तो हम इसे जो है भ्रूण का नाम देते हैं, एम्ब्रियो का नाम देते हैं। तो यहाँ पर एक एक संरचना का निर्माण होता है जिससे शिशु लटका होता है, या जो नरिशमेंट होता है, न्यूट्रिशन होता है, जिसको 9 माह तक जो है माता से मिलता है। तो वहां पर प्लेसेंटा का निर्माण होता है। अभी प्लेसेंटा क्या होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर मान लो शिशु का जन्म हो जाता है तो उसे हम प्रसव कहते हैं। प्रसव के बाद में ना जो दुग्ध स्रवण होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लैक्टेशन प्रोसेस,
क्या कहते हैं हम लोग इसे? लैक्टेशन प्रोसेस। लैक्टेशन का मतलब होता है कि जो, अब याद करिए थोड़ी देर पहले जब मैंने बताया था आपको कि मादा जनन तंत्र के अंदर जब हमने स्तनों की बात की थी, ब्रेस्ट की बात की थी, तो ब्रेस्ट का क्या काम होता है? तो ब्रेस्ट का जो काम होता है अब यहाँ से स्टार्ट होता है ना। 9 माह तक जब शिशु गर्भाशय में अपना विकास कर रहा होता है, तो यहीं पर जो है क्या होता है कि मिल्क फॉर्मेशन होता है 9 माह तक हार्मोन्स की उपस्थिति में। और जैसे ही शिशु का प्रसव होता है, डिलीवरी होता है, तो जो फीमेल के स्तन होते हैं या जो ब्रेस्ट होते हैं, वहां से जो दूध का स्त्रावण होता है जिसे हम लैक्टेशन प्रोसेस कहते हैं, और ये शिशु जो है 9 माह तक जो है दुग्ध का यहाँ से मतलब 9 माह नहीं, सॉरी, यहाँ से जो है वो दूध के द्वारा जो है अपना पोषण प्राप्त करता है। तो नर जनन तंत्र में हमको इतनी सारी चीजें पढ़ना होती है। कैसे पढ़ना होती है? हर चीज का एक निश्चित क्रम होता है। हम अगर निश्चित क्रम से अगर पढ़ेंगे, अगर हम नर जनन तंत्र की अगर बात कर रहे हैं, तो नर जनन तंत्र में जितने भी भाग आते हैं जो हमने सामान्य भाषा में आपको बताया, चाहे वो बाह्य जनेंद्रिय हो, चाहे उसके प्राथमिक जनन अंग हो, फिर चाहे उसके जनन तंत्र के अंतर की जो ग्रंथियां हो या नलिकाएं हो, है ना, इनके बारे में, या नर से संबंधित हार्मोन्स हो, ठीक है, इन सब के बारे में अगर आप पढ़ लेते हो, तो नर जनन तंत्र की लगभग सारी चीजें आपको पता होती है। उसी तरीके से मादा जनन तंत्र की हम पढ़ेंगे, प्राथमिक जनन अंग पढ़ेंगे, प्राथमिक जनन अंग पढ़ने के बाद में जो है हम उसके द्वितीयक अंग पढ़ेंगे। द्वितीयक अंगों में हम लोग जैसे जिसकी भी हम संरचना पढ़ेंगे, उसका क्या काम होता है शरीर में, उसको भी हम देखेंगे। तो इस तरीके से जो है हम कौन से चैप्टर को कर सकते हैं? चैप्टर नंबर जो है सेकंड हम उसको कर सकते हैं। अब इसी के बाद में अगर हम बात करें जो चैप्टर नंबर थर्ड होता है, अब हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर जो है रिप्रोडक्शन को पढ़ लिया। रिप्रोडक्शन किस में पढ़ा? रिप्रोडक्शन हमने प्लांट्स में भी पढ़ा, इसके अलावा रिप्रोडक्शन हमने मेल फीमेल में भी पढ़ा, मानव में भी पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जो थर्ड चैप्टर है, और थर्ड चैप्टर जो है काफ़ी अच्छा चैप्टर है, ज़्यादा समझने लायक इसमें बातें नहीं है और बहुत आसानी से समझ आ जाता है। जनन स्वास्थ्य, ठीक है, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। स्वास्थ्य क्या होता है? तो एक व्यक्ति का शरीर अच्छा होना हम सामान्य भाषा में समझते हैं कि वो व्यक्ति स्वस्थ है, जबकि ऐसा नहीं होता है। कोई एक व्यक्ति अगर मानसिक रूप से अच्छा है, सामाजिक रूप से भी अच्छा है, समाज में भी उसके मतलब सामाजिक रूप से भी उसका कुछ नहीं हुआ है, मानसिक रूप से भी ठीक है, शारीरिक रूप से भी ठीक है, तो हम ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं कि वो पूरी तरीके से स्वस्थ है। जैसे मान लीजिए कई कई लोगों को आप देखते हो कि भाई हो सकता है कि उनका शरीर काफी अच्छा हो, लेकिन जो व्यक्ति हो वो हमेशा टेंशन में होता है, तो हम लोग उसे स्वस्थ व्यक्ति नहीं। तो इस चैप्टर में हमको स्वास्थ्य के बारे में तो पढ़ना ही है, लेकिन स्वास्थ्य के बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 7 के अंदर भी हम लोग पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 7 में स्वास्थ्य के बारे में हम लोग कैसे पढ़ते हैं? जो भी जीवाणु, विषाणु, वायरसेस वगैरह होते हैं, उनसे हमारा शरीर स्वस्थ कैसे रहे उनके बारे में पढ़ते हैं, कोई बीमारी ना हो। यहाँ पर जो हम स्वास्थ्य पढ़ते हैं, यहाँ पर स्वास्थ्य पढ़ने का मतलब ये है कि जनन से संबंधित स्वास्थ्य हमको पता होना चाहिए। मतलब जनन की जो क्रिया होती है मानव में, उससे संबंधित स्वास्थ्य भी व्यक्ति होना चाहिए, है ना। जैसे कि यहाँ पर हम देखें कि भाई यौन संचारित रोगों से उसका बचाव होना चाहिए। अगर उसको यौन संचारित रोग अगर हो गए, तो क्या वो व्यक्ति स्वस्थ कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। तो यौन संचारित रोगों से वो कैसे बचेगा? क्योंकि जब तक मानव जो है निषेचन की क्रिया या जनन की क्रिया जो है वो मानव में तो होती है, क्योंकि उसको नेक्स्ट जनरेशन को बढ़ाना होता है, तो उनके बीच में इंटरकोर्स होता है, ठीक है, जनन की क्रिया होती है, अपने समान जो है संतान उत्पन्न करते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें होती है। लेकिन उनसे रिलेटेड बहुत सारी डिजीज भी है, बीमारियां भी है, उनको हमको यहाँ पर इस चैप्टर में समझना होता है। जैसे जनन की आवश्यकता है यौन संचारित रोगों की रोकथाम। अब यौन संचारित रोग की रोकथाम हमको पढ़ना है, तो सबसे पहले ये रोकथाम के पहले तो हमको पता होना चाहिए यौन संचारित रोग कौन कौन से होते हैं। तो और यौन संचारित रोग अगर कौन कौन से, अगर हमको इसकी डिटेल पता लग,
तो सबसे पहली बात रोकने के पहले ये कि होते क्यों है, हमको उसके कारण पता होना चाहिए। और इसके बाद में होने से बचाने के लिए हमारे पास में क्या उपाय है। ठीक है। कई बार जो है जनन का मतलब ये नहीं होता है कि हम जो है संख्या को बढ़ाएं, परिवार नियोजन की भी आवश्यकता होती है हमारे यहाँ। अब परिवार नियोजन में जो है आवश्यकता और विधियों के बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे जो है हम जनन की जो कहना चाहिए कि क्षमता है, जनन की क्षमता तो लगभग पाई जाती है, मतलब जनन की आवश्यकता को हम कम करें। भी जैसे मान लो कि जनन का मतलब ये नहीं कि अपने समान हम अपनी संतान जो है बनाते ही जाए। हो सकता है कि जो है दो संतान के बाद में जो है व्यक्ति चाहता है कि तीसरी संतान ना हो, तो उसके लिए किसी ना किसी प्रकार की विधि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो परिवार नियोजन की विधि के बारे में हमको यहाँ पढ़ना पड़ेगा। तो हम यहाँ विभिन्न प्रकार की विधियां पढ़ेंगे, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे दूं। जैसे आप लोगों ने महिला नसबंदी, पुरुष नसबंदी, और जो आप लोगों ने फीमेल कॉन्डम्स और मेल कॉन्डम्स के बारे में पढ़ा होगा। और आजकल जो है काफ़ी जो आंगनवाड़ी होती है या जो भी आपके पीएससी केंद्र होते हैं, जिसको हम लोग सामुदायिक केंद्र कहते हैं ना, जो लगभग हर गांव में होते हैं, वहाँ पर जो 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 CHO होती, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, तो वहाँ पर क्या होता है कि एक कॉपर टी ना, आपने नाम सुना होगा कॉपर टी। कॉपर टी भी लगाया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा, क्योंकि अब कॉपर टी से क्या होता है कि भाई जो है संतान उत्पन्न नहीं हो सकती है। ठीक है, यानी कि जो गर्भ धारण होता है वो नहीं हो सकता है। तो इससे क्या होगा, परिवार नियोजन होगा। ऐसे विभिन्न प्रकार के हम यहाँ पर विधियां पढ़ेंगे। ठीक। गर्भ निरोधक उपाय, गर्भ निरोधक का मतलब वही है, परिवार नियोजन। गर्भ निरोधक और परिवार नियोजन लगभग एक समान सा है। गर्भ निरोधक का मतलब है जिससे केवल गर्भ ना हो, है ना। अब इसके अंदर विभिन्न प्रकार के हम लोग क्या करते हैं, साधनों का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम कॉपर टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग जो है कुछ टेबलेट्स का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसको गर्भ निरोधक गोलियां कहते हैं, उसका भी उपयोग किया जाता है। इसके अलावा परमानेंट अगर हम उपाय करें तो इसमें महिला नसबंदी की बात होती है, और जो पुरुष नसबंदी होती है ना, तो जिसको हम लोग सामान्य भाषा में ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी कहते हैं, जो कि नर और मतलब मेल और फीमेल में होती है। तो यहाँ पर हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इसके बाद में जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, जिसको हम चिकित्सीय संगर्भता समापन कहते हैं। चलो, इतनी बात हमने लोगों ने पढ़ ली। अब कभी कभी क्या होता है कि बिना किसी मतलब जो गर्भ निरोधक उपाय है उसका इस्तेमाल किए अगर कोई दो व्यक्ति जो होते हैं इंटरकोर्स करते हैं, और अगर मान लो वहां पर गर्भ धारण हो जाता है, तो ये जो गर्भ होता है इसको समाप्त भी किया जा सकता है। लेकिन इसकी भी एक कंडीशन होती है, इसकी एक ड्यूरेशन होती है। हम लोग अगर इसको देखें तो जो 12 वीक होते हैं, 12 वीक तक लगभग जो है इसको समाप्त किया जा सकता है, वो भी किसके, एक डॉक्टर के परामर्श से, है ना। डॉक्टर के परामर्श से या डॉक्टर की सहायता से ही किया जा सकता है। तो चिकित्सीय गर्भ समापन, या तो किसी को अगर मान लो कि जो वो गर्भ है वो नहीं चाहिए, तो उसको समाप्त किया जा सकता है। या किसी प्रकार की जो है अर्जेंसी होती है, ये इमरजेंसी होती है, उस कंडीशन में भी चिकित्सीय गर्भ समापन को जो है समाप्त किया जा सकता है। अब कई बार अब इसमें एक शब्द आता है एमनियोसेंटेसिस। तो आप लोगों ने देखा होगा कि कई फिल्मों में या बहुत सारी मूवीज में ये भी बताते हैं कि जो गर्ल्स चाइल्ड होती है, तो उनको पैदा होते से ही दूध में डुबाकर मार दिया जाता था, या गर्भ में ही उसका पता लगा लिया जाता था। तो एक टेक्निक आई थी काफी पहले, जिसको एमनियोसेंटेसिस बोलते थे। तो ये जो एमनियोसेंटेसिस जो विधि आई थी, ये जो टेक्निक थी, ये साइंस की बहुत अच्छी टेक्निक थी। इसका यूज जो किया गया था वो ये किया गया था कि जो भी मतलब फीमेल्स होती है, जब वो गर्भधारण होता है उनमें, तो विभिन्न प्रकार की जांचें वगैरह करते हैं। सामान्यतः हम लोग देख सकते हैं कि हमारे आसपास या परिवार में जब इस तरीके की कोई अगर मान लो कि कोई गर्भधारण होता है, तो सामान्यतः हम देखते हैं कि जो महिला होती है हर महीने या 2 महीने 3 महीने के अंतराल में जो है वो डॉक्टर से मिलने जाते हैं, और विभिन्न प्रकार की जो है जांच की जाती है, जिसमें HIV हो गई,
एनीमिया की जांच होती है, उनके जो कहना चाहिए हीमोग्लोबिन लेवल को देखा जाता है, शुगर वगैरह ये जांच की जाती है। ये जांच करने का उद्देश्य ये होता है कि जो उसके गर्भ में जो पल रही संतान होती है उसे किसी प्रकार की जो है समस्या ना हो, या उसमें किसी प्रकार की जो है डिजीज ना जाए। ठीक, इसका पता लगाना होता है। तो एमनियोसेंटेसिस ऐसी एक विधि थी जिसमें जेनेटिकली रोग, उसके बारे में जो है यहाँ पर पता लगाने का, जो आनुवंशिकी रोग होते हैं उनके बारे में पता लगाने के लिए इसको विकसित किया गया था। लेकिन क्या हुआ कि लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल किया। इससे क्या कर ले रहे थे कि वो गुणसूत्रों की जो संरचना है उसका अध्ययन कर ले रहे थे। अब आप सभी को पता है कि जो जो संतान उत्पन्न होती है उसमें अगर गुणसूत्रों की जो संरचना होती है तो जो 23वां जोड़ा होता है, जो 23वां जोड़ा यानी कि जो गुणसूत्र क्रमांक 46 होता है, वो अगर भिन्न हो, अगर वाय हो, तो जो होने वाली संतान होती है वो लड़का होती है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, गुणसूत्रों की संरचना के द्वारा जो है संतान का लिंग पता किया जा सकता था या किया जा रहा था। इस कारण जो है एमनियोसेंटेसिस को जो है गवर्नमेंट ने ऑफिशियली बैन कर दिया, बंद कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमको एमनियोसेंटेसिस को पढ़ना है। एमनियोसेंटेसिस आई थी अच्छे उद्देश्य से, लेकिन इसका जो मिसयूज हुआ इस कारण से जो है इसको ऑफिशियली जो है गवर्नमेंट ने बैन कर दिया गया। इसके बाद में हम देखेंगे कि जनन हमने पढ़ा मानव में। ठीक है, सेकंड चैप्टर के अंदर अपने समान संतान उत्पन्न कर सकता है, तो क्षमता होती है व्यक्ति के पास में अपने समान संतान उत्पन्न करने की, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति जो है संतान को उत्पन्न कर सकता है ना। उसमें क्या होता है कि कभी कभी किसी कारणवश जो है उसमें युग्मक नहीं बनते हैं। ठीक है, निषेचन नहीं हो पाता है, किसी अंग में किसी प्रकार की कोई खराबी होती है जिसके कारण जो है वो जनन की क्रिया नहीं कर पाते हैं, युग्मक निर्माण नहीं कर पाते हैं, गर्भधारण नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए भी हमारे पास में क्या है कि जो रिप्रोडक्शन की जो कहना चाहिए कि कुछ टेक्निक्स है जिसमें हम आईवीएफ करा सकते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराते हैं, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर की टेक्निक करके जो है डायरेक्टली जाइगोट को गर्भाशय में हम लोग डाल सकते हैं। और इसमें हम लोग जो फर्टिलाइजेशन के लिए गैमेट्स को डायरेक्टली हम ट्रांसफर कर सकते हैं। आईवीएफ, जिप्ट और गिफ्ट, ये सारी प्रोसेस हम लोगों को पढ़ना होती है। तो इस तरीके से यूनिट क्रमांक 1, यूनिट नंबर 1, हम लोगों ने यहाँ पर यूनिट नंबर 1, अब यूनिट नंबर 1 में हमने जैसे चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, सेकंड नंबर का जो चैप्टर था वो था ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बाद में थर्ड था रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, इसके हिंदी नाम आपकी बुक्स के अंदर दिए हैं। तो इस यूनिट से संबंधित जो हमने तीनों चैप्टर देखे हैं उन तीनों चैप्टर के सिलेबस को हमने बहुत अच्छे से यहाँ पर समझाने की कोशिश की है कि कैसे आप लोगों को पढ़ना है। अगर आपको सिलेबस पता होता है इसका मतलब ये है कि उस चैप्टर में क्या क्या बातें आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, या जो सिलेबस दिया गया उसमें कौन कौन सी बातें हैं क्या आपको पढ़ना है, तो उसका एक क्रम पता होता है। ठीक है, जैसे एक घर का निर्माण होता है तो सबसे पहले नींव खोदी जाती है, दीवारें बनती है, फिर उसके बाद छत होती है ना। उसी तरीके से सिलेबस के बारे में जितनी बातें हमारे पास दी होती है उसको भी क्रमानुसार करना आवश्यक होता है। तो आई होप आप सभी को जो है सिलेबस समझ आया होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है यूनिट नंबर सेकंड, यूनिट नंबर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ के बारे में बताऊंगा। चूंकि ये यूनिट काफ़ी इम्पोर्टेंट थी और इसको समझाना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि ये यूनिट्स ऐसी है जो कि बहुत इजीली विद्यार्थियों को समझ भी आती है। और इसमें जो कॉन्सेप्ट होते हैं, खास करके इसमें जितने भी जो टीनेजर्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनको हम लोग टीच करते हैं, वो काफ़ी इसको अच्छे से इंटरेस्टिंग माइंड सेटअप से जो है इसको पढ़ते हैं।
तो होता क्या है कि वो जब पढ़ते हैं तो उनको काफ़ी आसानी से समझ आती है, तो इसलिए जो है इन इन चैप्टर्स को सबसे पहले कोई भी टीचर जो है पहले करवाता है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।